गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता ही होना चाहिए, हिस्टोरिकली भी और जो करंट सिस्टम बेस्ड है, जो करंट है उसमें भी पता होना चाहिए। तो हम पहले जानेंगे भगत सिंह के बारे में, उनकी प्रॉपर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान रहा है, कैसे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में जानेंगे। और एप्सपा के बारे में जानेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कैसे मणिपुर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रंट पेज की हैं। बाकी तीसरी न्यूज़ क्या है कि कनाडा और इंडिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो दम पे दम बढ़ता जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि आप निज्जर के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दे नहीं पाए हैं, ऐसे आप बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो पहले हम भगत सिंह के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भगत सिंह का फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात जान लीजिए, भगत सिंह की आज बर्थ एनिवर्सरी है, आपको पता होना चाहिए। भगत सिंह बॉर्न हुए थे 28 अप्रैल 1907 को। देखो 1907 आपको क्यों याद रखना चाहिए? 1907 इसलिए याद रखना चाहिए, इसके अराउंड बंगाल पार्टीशन हो रहा था, बंगाल में पार्टीशन हो रहा था। और दूसरी चीज़ स्वदेशी मूवमेंट का इमरजेंस हो रहा था 1905 के करीब। तो आप ये जान लीजिए, भगत सिंह कभी कभी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि भगत सिंह ने स्वदेशी मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना अपना अनुदान दिया या फिर अपने आप को पार्टिसिपेट किया। तो वो ऑप्शन वहीं गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी डेट है, कोई भी बर्थ एनिवर्सरी, उसको रिलेट करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगली बात देख लेते हैं। 1924 के करीब क्या हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था ये फॉर्म्ड किया गया था सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। और इसमें मेजर पार्टिसिपेंट थे चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। तो ये आगे इनकी अगला पॉइंट जो दिया गया है वो इनके कॉलेज की लाइफ से रिलेटेड है। 1930 में इन्होंने नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया लाहौर में। और ये नेशनल कॉलेज जो था ये फाउंड किया गया और मैनेज किया जाता था लाला लाजपत राय के द्वारा और भाई परमानंद के द्वारा। यही नेशनल कॉलेज आइडिया प्रमोट करता था स्वदेशी का। देखो स्वदेशी का आइडिया निकला कहाँ से? 1905 के फ्रीडम स्ट्रगल से, जहाँ पर बंगाल को डिवाइडेशन की बात की गई। बाल गंगाधर तिलक ने मेजर रोल निभाया। उसके बाद 1923 में भगत सिंह ने एडमिशन लिया नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में। वहाँ पर ये नेशनल कॉलेज फाउंड और मैनेज किया गया था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद। और इस कॉलेज में आइडिया पढ़ाया जाता था स्वदेशी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। इसका आप फोटो भी खींच सकते हैं और अपने आप माइंड मैप भी बना सकते हैं और मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगली बात क्या बताई गई है कि 1925 के करीब ये रिटर्न आए लाहौर रिटर्न आके इन्होंने मिलिटेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको नौजवान भारत सभा कहा गया। देखो ये जो चीज़ें मैंने पेन से लिखी हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलिटेंट मतलब आप भगत सिंह को जान लीजिए एक गरम दल के नेता थे। इनको जो है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी और फाइट से जीतने में ज़्यादा भरोसा था इन कंपेरिजन टू गांधी जी का सत्याग्रह, ठीक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर जानी, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, 1926 में भगत सिंह ने क्या किया, सोहन सिंह जोश के साथ मिलकर वर्कर और पीसेंट पार्टी बनाई, ठीक है। वर्कर और पीसेंट पार्टी और मंथली मैगजीन कीर्ति इन पंजाबी में रखी। मैगजीन का नाम आपको पता ही होना चाहिए। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, भगत सिंह ने इसमें एडिटर की तरह वर्क किया कीर्ति मैगजीन के लिए। 1927 में क्या किया गया, उनको काकोरी कांड में अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने जो आर्टिकल लिखा था विद्रोही, स्यूडोनिम विद्रोही था उसका, उसमें एक्यूज कर लिया गया। देखो काकोरी आपको कांड पता होना चाहिए, काकोरी कहाँ पर था, इसमें क्या हुआ था, क्या रेलवे की इसमें लूट हुई थी, क्यों ये लूट की गई थी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है पता होना, ठीक है। काकोरी एक लखनऊ के पास जगह है।
याद रखिए, काकोरी एक लखनऊ के पास जगह है जहां पर ट्रेन को चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह इनके द्वारा लूटा गया था, ताकि हम उसके असले को, उसके एम्यूनेशन को यूज़ कर सकें अपने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी में। 1928 में क्या हुआ, भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम चेंज कर कर उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने ऊपर आपको बताया कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है उसको स्टेबलाइज किया गया सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1923 के करीब, मगर 1928 में इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक कर दिया गया एसोसिएशन। 1930 में आज़ाद शॉट डेड हिंदुस्तान रिपब्लिकन। क्या हुआ 1930 की इन्होंने बात बता दी है पहले ही। इन्होंने क्या किया, जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो इलाहाबाद में, जो आज प्रयागराज है, इलाहाबाद में एक पार्क में उन्हें शॉट डेड कर दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस थे, तो उनका मतलब उनको शहीद कर दिया गया वहाँ पर। तो यही चीज़ बताई गई है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन देन कोलैप्स हो गई। ठीक है, नौजवान भारत सभा रिप्लेस्ड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इन पंजाब में क्या किया, HSRA को रिप्लेस करके नौजवान भारत सभा आ गई। ये नौजवान भारत सभा मैंने आपको बताया था, ये भगत सिंह के द्वारा स्टेबलाइज की गई थी 1926 के करीब। अब 1928 में क्या हुआ, 1927 में साइमन कमीशन आया था। अब साइमन कमीशन में क्या हुआ था, उस केस में लाला लाजपत राय पर बहुत ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ था, ब्रूटल लाठी चार्ज में उनकी डेथ हो गई थी। इसकी रिवेंज लेने के लिए, इस लाठी चार्ज का रिवेंज लेने के लिए भगत सिंह ने प्लान किया कि हम जेम्स ए स्कॉट, जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP थे, उनको हम असैसिनेट करेंगे। मगर मिस्टेकनली क्या हुआ, JP साउंडर को किल्ड कर दिया इन लोगों ने। इसी को लाहौर कंस्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी को लाहौर कंस्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इनके ऊपर ट्रायल चले। 1929 में इन्होंने बटुकेश्वर दत्त, जिसे BK दत्त कहते हैं, एक असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम गिराया। ये बम गिराने का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, किसी को किल करना नहीं था। ये दो जो रिप्रेसिव एक्ट आए थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इनके खिलाफ ये एक विद्रोह था। उसके बाद क्या हुआ, इनको इम्प्रीजनमेंट हुई इस केस में, बॉम्ब के केस में। उसके बाद रीअरेस्ट किए गए JP साउंडर वाले केस में। इन दोनों केस में ये अरेस्ट किए गए। 23 मार्च 1931 को सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह जी को हैंग कर दिया गया, और इसीलिए 23 मार्च को मार्टायर डे ऑब्जर्व किया जाता है। आपको ये चीज़ बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में, केवल एक वर्ड में, 23 मार्च और किस दिन के लिए फेमस है। ये गांधी जी से रिलेटेड है, शायद मेरे अंदाज से मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, जिसमें गांधी जी ने कोई बात हुई है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये मार्टायर डे के नाम से जाना जाता है। ये भगत सिंह की जो डिटेल हमने डिस्कस की, ये वेरी इंपॉर्टेंट थी। आपको पता होना चाहिए कि भगत सिंह का बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है, भगत सिंह का हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में क्या योगदान है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने न्यूज़ डिस्कस की। अगला आर्टिकल एप्सपा के रिलेटेड है। एप्सपा से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बताया, जो हम फ्रंट पेज के आर्टिकल डिस्कस करते हैं उसके नोट्स और हम दोबारा से आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी आर्टिकल अगर फ्रंट पेज का डिस्कस कर रहे हैं तो आप घबराइए मत, हम रीअसेस करेंगे, उसे रीवैल्यूएट करेंगे और फिर से डिस्कस करेंगे। तो एप्सपा क्या है, देखो एप्सपा जो फ्रंट पेज का आर्टिकल आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन न्यूज़ में आता है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। एप्सपा क्या है, फर्स्ट टाइम 1942 के करीब क्विट इंडिया मूवमेंट में यूज़ किया गया था ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर 1942 में यूज़ किया गया था। ठीक है, एप्सपा को, एप्सपा क्या है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके बाद 1958 में इसको एक्ट बना दिया गया और परमानेंटली नॉर्थ ईस्ट रीजन में यूज़ किया गया ड्यू टू इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब यह है कि ट्राइबल कन्फ्लिक्ट और बाहर से जो बांग्लादेश से आने वाले लोगों की वजह से वहाँ के कल्चरल
डिफॉर्मिटी आ रही थी, इसकी वजह से इसको यूज़ किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो एप्सपा है वो मैक्सिमम जगह पर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में लगाया गया। देखो ये उस टाइम इन स्टेट में था, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, सॉरी ये नागालैंड में लगाया गया था। मगर अब क्या है, अब प्रेजेंट सिचुएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटली ये कहाँ कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए। ये आसाम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है और अरुणाचल में है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं मेघालय से हट गया, ये मिज़ोरम से हट गया। मगर अरुणाचल, नागालैंड, मिज़ोरम, मिज़ोरम, मणिपुर और जो है अरुणाचल, यहाँ पर ये स्थित है। अगर आप मैप देखेंगे तो आप मैप में आपको अंदाज़ा लगेगा, तो अरुणाचल सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे नागालैंड है, देन उसके नीचे मणिपुर है, फिर उसके नीचे जो है तुम्हारा ये आसाम है। ठीक है, आसाम है। मतलब तो ऊपर के डिस्ट्रिक्ट अगर आप ऐसे गोला बना दोगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो ये अरुणाचल हो गया, ये नागालैंड हो गया, ये मणिपुर हो गया, ये आसाम हो गया। ठीक है, तो ये मतलब एप्सपा से रिलेटेड पॉइंट थे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एप्सपा को सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी एरिया में एप्सपा एक्ट के अंदर डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर सकती है। आपको मैं बताऊंगा डिस्टर्ब एरिया, जैसे अगर गवर्नर की विल ली जाए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तब आप डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप भी डिस्टर्ब एरिया डिस्टर्ब एरिया देखो वो एरिया होता है जहाँ पर ट्राइबल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इंसर्जेंसी बहुत है। उस जगह पर क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आर्म्ड बहुत ज़्यादा आर्मी को पावर दे देती है। इस केस में वो किसी का भी असैसिनेशन मतलब मार सकते हैं, किसी के घर में घुस सकते हैं, मगर इसका जुडिशियल ट्रायल हो सकता है। पहले ये था इनको जुडिशरी में आर्मी को नहीं बुलाया जा सकता, मगर उसके बाद क्या हुआ कि डिसाइड हुआ कि इनका जुडिशियल ट्रायल होगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जीवन रेड्डी कमेटी। जीवन रेड्डी कमेटी 2004 में आई थी, आप ज़रूर रट लीजिए इसको। जीवन रेड्डी कमेटी 2004 में आई। इस कमेटी ने कहा एप्सपा को रिपील कर देना चाहिए, और इसके प्रोविज़न हमें यूपा में इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। यूपा क्या है? यूपा आपको पता ही होगा 1967 में आया था, और इसका बहुत ज़्यादा आतंकवादियों को मतलब सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। तो इसका मतलब है कि यूपा के एक्ट में इसके प्रोविज़न 1967 का जो यूपा है उसके एक्ट में एप्सपा के प्रोविज़न लाए जाएं और एप्सपा को रिपील कर दिया जाए। अगला पॉइंट कहता है कि सेकेंड एआरसी कमेटी आई। सेकेंड एआरसी कमेटी ने क्या कहा कि आपको एप्सपा रिपील कर देना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, इलोबरेटली आपको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके थ्रू हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को रोकते हैं। देखो क्या होता है, कोई भी सेल होती है, उस सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर जीन होता है। ठीक है, अब डीएनए जो जीन होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का। ये जो जीन होता है, ये जीन में अगर तब्दीली कर दी जाए तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है मॉस्किटो फीमेल की, उस फीमेल की पॉपुलेशन की ग्रोथ, जिससे कोई भी बीमारी जैसे क्या होती है, मलेरिया होता है, ठीक है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, काला आजार होता है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो अमेरिका में एक ट्रायल हुआ, अमेरिका में सक्सेसफुली जो है मेल के जीन को तब्दील किया गया, और तब्दील करके फीमेल की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया। फीमेल की पॉपुलेशन क्यों कंट्रोल की जाती है? क्योंकि जो बीमारी फैलती है वो फीमेल वेक्टर से ही फैलती है। फीमेल के द्वारा अगर बाइट किया जाता है किसी को तो मलेरिया वगैरह फैल सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि जीन को कैसे मैनिपुलेट किया जाए, फीमेल की पॉपुलेशन को कैसे डिक्रीज़ किया जाए, ताकि
जो 500,000 पॉपुलेशन हमारी डेथ हो जाती है, मतलब 5 लाख के करीब लोग जो है मलेरिया से मर जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं कि क्रोमोसोम, जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। देखो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। ये जो डीएनए होता है एक मॉलिक्यूल होता है जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मतलब कैरी करता है, ठीक है। अब क्या बताया, इट इज़ अ लॉन्ग एंड डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब ये लॉन्ग होता है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जबकि आप आरएनए का देखेंगे तो आरएनए ऐसे होता है, ठीक है। तो ये यहीं पर बात कही गई है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ए शुगर, जिसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, मतलब हर न्यूक्लियोटाइड में शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और 1 of 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जैसे एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर होता है जिसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है और 1 of 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिसे एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन कहते हैं। आपको मुझे बताना कि आरएनए में क्या नहीं होता है इनमें से, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये चीज़ हमने जानी। अगला पॉइंट कह रहा है सीक्वेंस ऑफ दीज बेस इन डीएनए इनकोड द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर ऑर्गेनिज्म ट्रेट एंड फंक्शन, मतलब कह रहा है इन्हीं डीएनए में जीन होता है, जीन जो होता है वो सेगमेंट होता है डीएनए का। देखो जीन आर सेगमेंट और रीजन ऑफ डीएनए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे, जैसे आइज कलर कैसा होगा आपका, हेयर का कलर कैसा होगा, आप डिजीज़ के लिए कितने ससेप्टिबल होंगे, जो पेरेंट्स से आता है और जीन में वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने जानी जीन और डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्रोमोजोम से रिलेटेड। क्रोमोजोम क्या होता है, सेल के अंदर होता है और इस सेल के अंदर जो क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए का हाउस होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है ये। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन क्रोमोजोम आर टिपिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल न्यूक्लियस, मतलब कह रहे हैं जो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म होता है। देखो मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, आप ये मत कहना आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता। मैंने आपको बताया था यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन्स होती है न्यूक्लियस के बगल में, जबकि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस के बगल में मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। ये डिफरेंस मैं आपको दोबारा से नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखो इन्होंने क्या बताया है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में क्रोमोजोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस में होता है, जो कंसिस्ट करता है डीएनए को रैप्ड फॉर्म में अराउंड प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। देखो क्या लिखा, दे कंसिस्ट ऑफ कंडेंस्ड डीएनए रैप्ड अराउंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन, मतलब कह रहा है इसके अंदर कंडेंस्ड डीएनए होता है जिसे प्रोटीन फॉर्म में होता है और जिसे हम हिस्टोन कहते हैं। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 का एक पेयर होता है विद 1 सेट इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब एक सेट हमारे पेरेंट से आता है। तो समरी हमारे इस आर्टिकल की क्या है, समरी यह है कि डीएनए मॉलिक्यूल जेनेटिकल इंफॉर्मेशन रखता है, जीन एक स्पेसिफिक सेगमेंट होता है डीएनए का जो कैरी करता है इंस्ट्रक्शन ट्रेट, मतलब आप कैसे कलर के होंगे, कैसी आइज होगी, ये कैरी करता है, और क्रोमोजोम एक स्ट्रक्चर होता है जो हाउस एंड ऑर्गेनाइज करता है डीएनए विद इन सेल, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई। देखो पूरे आर्टिकल में यही बात बताई गई है कि कैसे जीन को मॉडिफाई किया गया यूएसए के द्वारा। देखो यूएसए का दिखाता हूँ मैं तुम्हें, यूएसए ने मॉस्किटो को मॉडिफाई किया जिसका नाम OX5030 रखा। अब ये OX क्या करता है, ये मेटेड फीमेल मॉस्किटो से मेट करता है, उसके बाद उसको लिमिट कर देता है जीन को, और फीमेल ऑस्प्रिंग
सर्वाइवल कम हो जाता है, जिससे क्या होता है हमारे जो ड्रास्टिक रिडक्शन होता है मॉस्किटो की पॉपुलेशन में, और मॉस्किटो की पॉपुलेशन की रिडक्शन की वजह से क्या होता है, जो मलेरिया बीमारी है, जो बहुत सारी मॉस्किटो बॉर्न बीमारी है जो इस वेक्टर की वजह से होता है, वो सारे कम होते हैं। मगर यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है जो हम ये मॉडिफिकेशन जीन में कर रहे हैं इसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, अनफोर्सीन इकोलॉजिकल डिसरप्शन हो सकता है। ये इंजीनियर्ड जीन जो है हमारे मतलब इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमने आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। मेरी आपसे गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम यूट्यूब की एल्गोरिथम में आ सकें और अदर आपको इनिशिएटिव प्रोवाइड कर सकें। जैसे हमने ज्योग्राफी 11th क्लास की स्टार्ट की है, संदीप सर के द्वारा वो स्टार्ट की गई है, आप उसे सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।